मैं प्रदीप कुमार सिंह, सहायक अध्यापक समाज विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कालान सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहले उपविषय इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे कि राष्ट्र क्या है। जैसा कि आप लोगों को जानते होंगे कि राष्ट्र नाम से ऐसा महसूस होता होगा जैसे एक देश होगा, उसकी एक निश्चित सीमा होगी, उसकी एक निश्चित संस्कृति होगी, उसकी एक निश्चित बातचीत का एक माध्यम होगा। तो इसी को हम राष्ट्र कहते हैं, या इसको और स्पष्ट तरीके से हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्र में परस्पर भावनाएं रहती हैं, आकांक्षाएं रहती हैं, परस्पर विश्वास रहता है, जिसके कारण वो एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक निश्चित संस्कृति होती है, एक निश्चित भाषा होती है, एक निश्चित सीमाएं होती हैं। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं वो एक राष्ट्र को सिद्ध करती हैं। तो अब हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद जो होता है वो अपने देश के प्रति लगाव की भावना होती है। जब कोई व्यक्ति अपने देश के बारे में बिना किसी मतलब के या बिना अपने स्वार्थ के उस देश के बारे में अच्छा सोचता है तो वह व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है। और यही जो भावना उनके अंदर जो पनपती है, उस व्यक्ति के अंदर जो पनपती है, वो चीज़ जो है राष्ट्रवाद कहलाती है। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वे कौन से लोग थे जिन लोगों के अंदर यह भावना सबसे पहली जागी, उसका कारण क्या था और कहाँ जागी। इन सब सारी बातों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो या हम जब इस चीज़ को हम जानना चाहते हैं तो हमें चलना पड़ेगा कुछ 100 वर्ष पहले, जब ज़माना था राजाओं और महाराजाओं का। उस समय क्या स्थिति थी? उस समय स्थिति यह थी कि बहुत से ऐसे राजा हुए जो अपने प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे, उनका हित चाहते थे। तो जनता क्या थी? जनता बदले में उनको पागलों जैसा प्यार करती थी, जैसे पागल की तरह प्यार, मतलब बेहद तरीके से उनको चाहती थी। और कुछ राजा उसमें ऐसे हुआ करते थे जो बहुत ही निरंकुश होते थे, अत्याचारी होते थे, स्वेच्छाचारी होते थे। उनका जो जीवन था वो विलासितापूर्ण हुआ करता था। वह जनता के हितों को नहीं मानते थे, वह जनता के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं रहता था। वह अपने स्वार्थ में अंधे थे, जनता पर अत्याचार करते थे और उन पर तरह तरह का उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार का शोषण किया करते थे। शोषण करने से मतलब यह है कि जैसे जनता के ऊपर अनावश्यक रूप से उन पर कर लाद दिया जाता था, अधिक से अधिक। बारिश हो या ना हो, खेती में फसल उगे या न उगे, या उपज हो या ना हो, लेकिन उनको कर देना ही पड़ता था। तो इस तरह की जो क्रूरतम व्यवस्थाएं थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था की, इससे जनता क्या थी कि एकदम से त्रस्त हो चुकी थी। वह अपने आप को इन राजाओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए एकदम तत्पर होने लगी, या हम कह सकते हैं कि उनके चंगुल से वो आज़ाद होने के लिए वो हर संभव प्रयास करने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे उनके अंदर जो है राष्ट्रवाद की जो भावना है कि अरे ये तो मेरी पितृभूमि है, ये तो मेरी मातृभूमि है, इस तरह की भावना जो है उनके अंदर धीरे धीरे आने लगी। तो जो राजा वहाँ के हुआ करते थे, अभी आपको बताया गया कि कुछ तो बहुत ही जनता के प्रति समर्पण की भावना रखते थे और कुछ जो होते थे वो बहुत अत्याचारी होते थे। लेकिन जनता उनको बदल नहीं सकती थी, उनके पास पावर नहीं था। जैसे आज क्या है, आज अगर हम जिस नेता को चुनते हैं अपने लिए कार्य करने के लिए, अगर वो हमारा कार्य ठीक ढंग से नहीं करता है या जनता का कार्य ठीक ढंग से नहीं करता है तो उसको हम अगले चुनाव में वोट नहीं करते हैं, तो वो हमारा प्रतिनिधि नहीं कर पाता है। तो जबकि उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, जनता चाह कर भी राजा को बदल नहीं सकती थी। राजा जो था वो सर्वे सर्वा होता था और राजा का जो आदेश होता था वह कानून हुआ करता था, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि
राजा जो होता था वो किसी से परामर्श या सलाह नहीं लिया करता था, वो स्वेच्छाचारी होता था। और राजा का जो पद था वह वंशानुगत था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वह वंशानुगत थे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बाहरी कोई नहीं करता था। कारण क्या था कि राजा की मृत्यु के उपरांत जनता का जो समस्या थी वो टलती नहीं थी, बल्कि वो राजा के पुत्र के रूप में एक और निरंकुश राजा जो है उन पर शासन करने के लिए आ जाता था और जनता वहाँ की छटपटा करके रह जाती थी। तो जनता जो है ऐसे शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। ऐसा ही शासन यूरोप के फ्रांस में भी था, जहाँ का राजा लुई 16वां था, वह बूर्बो वंश का था। अब ये बूर्बो वंश क्या होता है या राजवंश क्या होता है? जैसे आप जानते होंगे कि जब मुग़लों ने भारत पर आक्रमण किया, बाबर ने, तो जब यहाँ पर वो अपनी शासन सत्ता स्थापित किया तो अपने वंश का नाम मुग़ल वंश रखा। तो ठीक उसी तरह से फ्रांस में भी बूर्बो वंश शासन कर रहा था और शासन करते करते एक समय ऐसा भी आया कि जब उस शासन का ही एक उत्तराधिकारी लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां जो था वह बहुत ही अत्याचारी शासक था, विलासितापूर्ण जीवन जीने का आदी था और वह जनता के हितों का जरा भी ख्याल नहीं रखता था। उसके शासनकाल में जनता अनेक समस्याओं से ग्रस्त थी। उसने यहाँ तक कि जनता एक तो सूखे से परेशान थी और खेती में कुछ हो नहीं पा रहा था, तो उसके ऊपर से लुई 16वां ने अपने राजकोष को भरने के लिए टाइल और टाइल 2 प्रकार के कर लगा दिया था, जिससे जनता एकदम त्राहिमाम करने लगी। और जब लुई 16वां और उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसका नाम था एनोएनेट, तो जब ये दोनों भ्रमण के लिए निकलते थे तो वहाँ भूख प्यास से व्याकुल जनता मुझे रोटी दो के। तो बूर्बो वंश का जो शासक था लुई 16वां, वह शासन कर रहा था और उसके शासनकाल में जनता जब क्रांति के माध्यम के लिए अग्रसर हो गई तो तानाशाही जो व्यवस्था थी वह समाप्त हो गई। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति हुई वह निस्संदेह यूरोप की क्रांतियों में पहला स्थान इसलिए रखती है क्योंकि इस क्रांति का जो असर था वो बहुत ही बृहद था, बहुत ही व्यापक था। तो इस क्रांति का एक परिणाम यह निकला कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह समाप्त हुई और उसके स्थान पर प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था ने स्थान ले लिया। अब यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था क्या है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था जिसमें राजा के द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है और यह व्यवस्था जो है वंशानुगत हुआ करती थी कि राजा के मृत्यु के उपरांत उसका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होगा, वो राजा बनेगा, चाहे वो कितना ही अयोग्य क्यों ना हो, कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो। प्रजातंत्र में जो होता है वह जनता स्वयं अपने उत्तराधिकारी को चुनती है। अगर उसका उत्तराधिकारी जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती है तो अगले चुनाव में जनता उसे क्या कर देती है, उसको हटा देती है उसके पद से। तो ठीक यही हुआ कि जब अत्याचारी शासकों से फ्रांस की जनता उब गई तो क्रांति के लिए अग्रसर हुई और क्रांति के माध्यम से लुई 16वां को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर उसका प्रादुर्भाव हुआ या उसकी शुरुआत हुई। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि इस क्रांति के माध्यम से या क्रांति के समय कौन कौन से कार्य किए गए। इसके आज के लिए इतना ही, शेष आपके अगले वीडियो में।